Hello student, this is your physics class of class 11. Today we are going to deal with our lecture number 13. So जैसा कि आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पिछले क्लासेस में हमने टाइप्स ऑफ डायमेंशंस के 3 इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के लिए पैटर्न को पढ़ा था, जिसमें एक पैटर्न मैंने बता दिया था। आज हम दूसरा और तीसरा टाइप्स समझेंगे न्यूमेरिकल्स के। तो जो दूसरा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फार्मूला, किस तरह से हम डायमेंशनल कॉन्सेप्ट का यूज़ करके किसी भी फार्मूला की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक ख़ास तरह के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। उस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। इसमें क्या करना होता है, तो इसमें बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम ये जानते हैं कि किसी भी चीज़ में ऐड या सब्सट्रैक्शन हम उसी चीज़ का कर सकते हैं, किसी बाहरी चीज़ का नहीं। जैसे लेंथ में लेंथ का ही ऐड और सब्सट्रैक्शन होगा, एरिया का नहीं। तो यही चीज़ इसी बेसिक फंडामेंटल फार्मूले पे ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट टिका हुआ है। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल पे चलते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस पे न्यूमेरिकल, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन स्मॉल t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर L बाई जी, वेयर L इज लेंथ एंड t इज टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आपका न्यूमेरिकल है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। तो इसमें हम LHS और RHS को वेरीफाई कर देंगे कंडीशंस को अप्लाई करके। तो आप देख रहे हैं LHS में आपका t है, जो कि टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो t का जो डायमेंशन होगा कैपिटल T। फिर अगर RHS में हम बात करें तो आप जानते हैं 2 पाई एक कांस्टेंट टर्म है, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, रूट वैसे ही रहेगा। L जो कि यहाँ पे लेंथ है, तो लेंथ के लिए कैपिटल L। वहीं स्मॉल g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो उसके डायमेंशन को यूज़ कर लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं ब्रैकेट में मैंने यहाँ प्रेजेंट किया है। तो g इज इक्वल्स टू L t पे पावर -2। L एक दूसरे को कट कर देगा, तो आपका बचेगा रूट ओवर t स्क्वायर, जिसमें रूट से बाहर सिर्फ t निकलेगा। तो आपने देखा LHS और RHS दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो इससे ये वेरीफाई हो जाता है कि ये डायमेंशनली फार्मूला बिल्कुल करेक्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट से आपने इस फार्मूले को वेरीफाई किया। अब हम नए कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। देखिए, हमारा तीसरा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसी के टाइप्स का डेरिवेशन ऑफ फार्मूला है। किस तरह से हम कंडीशंस को देखते हुए डायमेंशंस के हेल्प से किसी भी कंडीशन के अलोंग उसके कोरिलेटेड फार्मूला को बना सकते हैं। फार्मूला क्या होता है आप जानते हो। फार्मूला एक रिजल्टेंट टर्म होता है, एक रिजल्टेंट एक्यूरेसी होती है, जो किसी भी कंडीशन का लास्ट में वेरीफाई करती है कि उसमें असल में हमें क्या मिला और किस तरह से क्या वेरीफाई हुआ। तो डेरिवेशन ऑफ फार्मूला में आप जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे, यूजिंग द सेम प्रिंसिपल, यानी पिछला वाला ही होमोजेनिटी का प्रिंसिपल यहाँ पर भी यूज़ होगा। वी कैन डिराइव द फार्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी प्रोवाइडेड we know the factors on which the physical quantity depends। तो इस पुराने वाले ही प्रिंसिपल का यूज़ करके यहाँ पर भी हम ये डेरिवेशन ऑफ फार्मूला का कॉन्सेप्ट वेरीफाई करेंगे, जिसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो भी टर्म किसी भी कंडीशन में अप्लाई होंगे, उस फिज़िकल टर्म या उस फिज़िकल क्वांटिटी की डिपेंडेंस या एक दूसरे के साथ कोरिलेशन जानना ज़रूरी है। अगर हमें किसी भी दो या दो से अधिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ का कंडीशंस के अलोंग कोरिलेशन मिल गया, एक दूसरे पे वो कैसे डिपेंड करते हैं ये पता चल गया, तो बहुत ही ईजिली वे से हम इस कॉन्सेप्ट को वेरीफाई कर पाएंगे और उसके अलोंग किसी भी फार्मूले को डिराइव कर पाएंगे। तो चलते हैं फिर इसके एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड स्मॉल t ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, विच में यहाँ पर भी आप सिंपल पेंडुलम का ही कॉन्सेप्ट डिराइव करना है।
विच में डिपेंड अपॉन मास, जो कि मास ऑफ बॉब पे डिपेंड करता है स्मॉल m, लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड करता है स्मॉल l, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है स्मॉल g। ये तो था क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आपका टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के, l के और g के। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने m के पावर में a, l के पावर में b और g के पावर में c का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, क्योंकि इसी के वेरिफिकेशन से हम इस चीज़ को डिराइव करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर a, b और c जो है वो क्या है, तो वो डायमेंशंस हैं किस चीज़ के, तो उन m और l, g के अलग अलग जो पावर फैक्टर होंगे उनको वेरीफाई करेगा डायमेंशनली। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसको हटा के हम इक्वल टू का साइन ले लिए और उसकी जगह पे के यूज़ किया। के क्या है, तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। आप इस बारे में भी जानते हो, पिछली क्लास में हमने 4 तरह के डायमेंशनल कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें डायमेंशनलेस कांस्टेंट का भी कॉन्सेप्ट था। तो मैं ये मानता हूँ कि आप ये कॉन्सेप्ट इसको अच्छे से जान रहे हो। अब देखिए आगे क्या करेंगे, राइटिंग द डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ m, l, t ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसका जो m, l, t का कॉन्सेप्ट है उसके अलॉन्ग उनके भी डायमेंशंस को लिखेंगे, यानी टाइम के LHS और RHS के इक्वल डायमेंशंस को और m, l, g वाले सारे कॉन्सेप्ट को हम m, l, t के फॉर्म में लिखेंगे, तभी तो डिराइव कर पाएंगे। तो आपने देखा कि t वाले कॉन्सेप्ट में m और l दोनों नहीं है, तो वो देख रहे हैं आप LHS में m0, l0, t पे पावर 1 है। वहीं हम बात करें mlg पर, तो m के लिए हमने मास कैपिटल M लिया, फिर उसी तरह से a यूज़ कर लिया, फिर सेकंड में स्मॉल l की जगह कैपिटल L यानी लेंथ के कॉन्सेप्ट को कैपिटल L से लिया, b यूज़ किया, और g के लिए lt पे पावर -2 लिया और उसके पावर में c यूज़ किया। इसको जब बाद में मर्ज करेंगे आप, तो क्या आएगा, RHS में आपका L के पावर में b प्लस c आ जाएगा, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और t के जगह पर -2c आ जाएगा जब इसको आप मर्ज करेंगे। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, अब जैसे ही हम अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, तो क्या वेरिएशंस मिलेंगी ये भी आप ध्यान से देखें। तो देखिए यहाँ पर इन ए बी सी के न्यूमेरिकल फॉर्म को RHS के ABC के फॉर्म को जब हम RHS के ABC के फॉर्म को जब हम LHS से वेरीफाई करेंगे, इक्वल कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, A इज इक्वल्स टू 0, B प्लस C इज इक्वल्स टू 0 और -2C इज इक्वल्स टू 1। तो इस हिसाब से हम A, B और C की वैल्यू ले लेंगे इक्वेशंस को सॉल्व करके। जैसा कि आप देख रहे हैं इक्वेशन 5, सॉरी यहाँ पे आपका ये इक्वेशन 5 नहीं, इक्वेशन 2 है। इस चीज़ को आप नोट डाउन करेंगे, ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 2 से आपने b और c की वैल्यू पाया 1/2 और a की वैल्यू 0 मिला। इन सभी को जब आप पुटअप करेंगे तो फर्दर सॉल्व करने के बाद आपको फॉर्मूला जो मिलेगा वो t इज इक्वल्स टू, यहाँ पर दिख रहा है आपको, t इज इक्वल्स टू k√L/g मिलेगा। तो यूजिंग अदर मेथड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो k की जगह तो कांस्टेंट जो टर्म है उसकी जगह वही वैल्यू रहेगी जिसका कोई डायमेंशन है, तो यहाँ पर हमने उसकी जगह पे 2π ले लिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो इस तरह से आपने देखा कि t इज इक्वल्स टू 2π√L/g रखा और डायमेंशनली ये प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि k की जगह हमने 2π ही क्यों लिया, क्योंकि आप यहाँ अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल वे में आप फार्मूला निकाल रहे हो। तो यहाँ पर आप एक्यूरेसी के साथ वो टर्म नहीं निकाल रहे हो ना, जो न्यूमेरिकल टर्म्स हैं, क्योंकि डायमेंशन में आप जानते हो डायमेंशनलेस कांस्टेंट में चीज़ें उनका डायमेंशन नहीं होता। तो इस वे में 2π को आप जब k की वैल्यू रिप्रेजेंट करोगे तो डायमेंशनली ये फॉर्मूला आप वेरीफाइड हो गया, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी तो आपका t, l और g ही है। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न होने की बात नहीं है। इस वेरिफिकेशन में इसी तरह का
चीज़ें मिलेंगी। अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो वो आपको के वगैरह के टर्म में ही लेना होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, यहाँ पर इसको रोकते हैं। थैंक यू।